ओके तो अब हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 अथॉरिटी एंड बोर्ड को। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सबसे पहले अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी को एस्टैब्लिश कौन करेगा? अथॉरिटी को जो एस्टैब्लिश करता है वो करता है वो फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बेसिकली एक एक्ट है और इसको चलाने वाली जो है वो अथॉरिटी होगी, लेकिन अथॉरिटी से ऊपर पॉलिसी बोर्ड होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन पहले हम लोग अथॉरिटी के पढ़ लें। जैसे ही ये इस एक्ट की कमेंसमेंट होगी, शुरू होगा, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गेजेट में जो है वो नोटिफिकेशन देगा कि वो क्या है, मतलब इस एक्ट का जो है मकसद को पूरा करने के लिए एक अथॉरिटी बनाने जा रहा है। ठीक है, ऑफिशियल गेजेट आप लोग समझ लें कि इनका कोई लीगल जो है ना अखबार होता है। ठीक है ना, फेडरल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गेजेट, इसको मैंने अपने नोट्स में ओजी के तौर पे भी जो है वो मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जो लोग नोट्स पढ़े वो कंफ्यूज ना हो कि ये ओजी जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है वो कौन बनाएगा? फेडरल गवर्नमेंट। दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। ठीक है, उसके बाद जो अथॉरिटी होगी वो एक कॉर्पोरेट बॉडी के तौर पे काम करेगी, जिसके परपेचुअल सक्सेशंस होंगे। यानी कि क्या मतलब है इसका, कि एक ये जो है ना, इसके सक्सेशन का मतलब क्या है कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये एंड हो जाए कि किसी पर्सन के जाने से। ये हमेशा जो है वो एग्जिस्ट करेगी अनटिल के इसको जो है ना वो खत्म कर दिया जाए, और खत्म भी सिर्फ पार्लियामेंट कर सकते हैं। वो हम जब इसकी वाइंडिंग ऑफ द अथॉरिटी वाला सेक्शन देखेंगे तब हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। अभी मैं जैसे आपको बता देती हूँ कि ये कंटिन्यू रहेगी। इसके जो लोग हैं वो आएंगे, रिटायर होंगे, फिर नेक्स्ट लोग आ जाएंगे। ठीक है ना, कोई रिजाइन देना चाहता है तो रिजाइन दे सकता है, लेकिन इसका ये नहीं होगा कि ये खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, किसी भी सूरत। इसकी जो है वो एक कॉमन सील होगी जिसको ऑफिशियल स्टैंप कहा जाएगा। अगर इसने किसी पे केस करना है या फिर इस पे किसी ने केस करना है, यानी इस अथॉरिटी के ऊपर, मे स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ऑन नेम, यानी अपने नाम पे, यानी कि जो है ना ये अपने अथॉरिटी के नाम पे जो है वो उस पर केस फाइल होगा। कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट एंड बी टेकन इन कोर्ट। ठीक है ना, इसके अलावा ये कोई भी किसी भी पर्पज के लिए, मतलब किसी भी पर्पज का मतलब है कि इस एक्ट के पर्पज के लिए, जो पर्पज इस एक्ट के बताया ना शुरू में, मैंने आपको बताया कि ये किस किस जो है ना मकासद के लिए बनाया गया, उसके हसूल के लिए ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी दाखिल हो सकता है। यानी किसी भी चीज़ का ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी भी कंपनी के साथ, या इस तरह से जो है ना वो आप समझ लें कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो है वो, या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ, या फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो करवा सकता है। ठीक है, वो भी हम लोग सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप लोग ये देखें कि ये जो है ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है, मूवेबल और इमूवेबल। अब ये जो मूवेबल और इमूवेबल है ना, इसकी काफ़ी डिस्क्रिप्शन है। बेसिकली हर तरह की जो है ना डिस्क्रिप्शन के लिए जो है हर तरह की डिस्क्रिप्शन की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है ये खरीद भी सकता है और ऑन भी कर सकता है। किसकी बात हो रही है? अथॉरिटी की, एक इदारे की बात हो रही है, किसी पर्सन की बात नहीं हो रही कि वो पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या फिर वो पर्सन जो है वो अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ये एक इदारे की बात हो रही है कि ये इदारा जो है वो खरीद सकता है। इसी तरह कोई कन्वे करना चाहे, किसी को साइन करना चाहे, सरेंडर करना चाहे, येल्ड अप करना चाहे, चार्ज करना चाहे, मॉर्गेज यानी कि कोई लोन जो है वो ले, ठीक है ना, किसी चीज़ के बदले। ठीक है, फिर डिमाइस यानी ट्रांसफर करे कोई प्रॉपर्टी, रीअसाइन करना चाहे, ट्रांसफर करना चाहे, या अदरवाइज डिस्पोज ऑफ करना चाहे, और डील विद एनी मूवेबल और इनमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी इंटरेस्ट वेस्टेड इन इट। ठीक है ना, यानी वेस्टेड इन इट का मतलब है कि जो उसके पास जिसका लीगल राइट हो, मतलब अथॉरिटी के पास जिस चीज़ का लीगल राइट हो या ऑनरशिप हो। ठीक है ना, कोई भी इस तरह की प्रॉपर्टी को वो जो है वो खरीद भी सकता है, ट्रांसफर भी कर सकता है, साइन भी कर सकता है। ठीक है ना, इसी तरह जो है वो डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है। ठीक है ना, वो उसकी जो अथॉरिटी की प्रॉपर्टी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि ड्रैब जो है वो एक ऑटोनोमस बॉडी होगी, यानी कि वो आज़ादाना तौर पे काम करेगी, लेकिन किसकी सुपरविजन में? फेडरल गवर्नमेंट की सुपरविजन में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में होगा। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी। ठीक है, ये किसकी सुपरविजन में काम करती है? फेडरल गवर्नमेंट की। और कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स है? इस्लामाबाद में। उसके बाद आ जाता है कि ये अपने ऑफिसेज और सब ऑफिसेज भी जो है ना वो मेन ऑफिस तो इनका इस्लामाबाद में होगा ना, इसके अलावा अपने सब ऑफिस और अपनी लेबोरेटरीज बनाएगी सारे जितने भी सूबे हैं उनके कैपिटल्स में। ठीक है ना, और इसके अलावा दूसरे प्लेसेस पे भी जब जहाँ इसको ज़रूरत लगेगी। ठीक है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ कि जितने भी पहले से एग्जिस्टिंग जो फेडरल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है और उसके जो सब ऑफिस हैं, जितने भी प्रोविंस हैं, जितने प्रोविंसेस में इसके जो सब ऑफिस थे, मतलब पहले बेसिकली क्या था? ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ पाकिस्तान था। ठीक है ना, लेकिन वो जो है वो ख़त्म हो गया। उसको आप समझे कि उसको जो है ना वो ख़त्म इस तरह से हुआ कि उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया गया। अब ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गया है। ठीक है ना, तो पहले से जितने भी, क्योंकि ये तो 2012 में बना, 2012 से पहले क्या कोई पाकिस्तान के पास ड्रग टेस्टिंग लैब नहीं थी या कोई एजेंसी नहीं थी या कंट्रोल लेबोरेटरीज नहीं थी? बिल्कुल थी। फेडरल कंट्रोल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी सब ऑफिस, जैसे हमारे पास इस एग्जाम्पल में देखें, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ड्रग लेबोरेटरी कराची आ जाता है। ठीक है,
फिर नेशनल कंट्रोल लेबोरेटरी फॉर बायोलॉजिकल इस्लामाबाद आ जाता है, फेडरल ड्रग सर्वेलेंस लैब थी इस्लामाबाद की। तो ये जितनी भी लैब्स और जितनी भी लेबोरेटरीज थी ना इस एक्ट के आने के बाद, ये सारी की सारी जो है और ये और जितनी भी मजीद हैं और जितने भी इनके सब ऑफिस हैं वो सारे के सारे ड्रैप यानी कि इसके ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो है वो हिस्सा बन गए। अब जो उनके एम्प्लॉयज़ के साथ क्या हुआ कि उनके एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो क्या चीज़ थी, उनको क्या ऑप्शंस दिए गए, वो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे सेक्शन में जाके। ठीक है, अभी फिलहाल याद रखें कि किस तरह से जो है ये ड्रैप बनी है, ठीक है ना, किसने बनाया है, क्या इसकी ऑफिशियल सील है, क्या क्या ये काम कर सकती है, कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स हैं, इसके सब ऑफिस जो है वो कहाँ कहाँ पर होंगे, प्रोविंसेस के कैपिटल में होंगे, कौन कौन सी सारी जो लैब्स हैं वो इसका हिस्सा बन चुकी हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जिसकी कॉमन सील होगी वो सीईओ रखेगा, सीईओ के बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और जो भी ऑथोराइज पर्सन जिसको सीईओ ऑथोराइज करेगा कि आप जो है ये फिलहाल सील रखें, ठीक है, वो भी रख सकता है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाता है कॉमन सील के बारे में। आपको बता रही थी कि जितने भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनको के स्पेसिफाइड है कि उनके ऊपर सील होना लाजमी है ड्रैप की, वो और जो रिक्वायर्ड है कि इनके ऊपर सील हो या फिर परमिटेड है, ठीक है, वो सबको जो है वो एक प्रिस्क्राइब मैनर पे जो है यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो फॉलो किया जाएगा उन डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो उनका इस्तेमाल किया जाएगा जिसके ऊपर भी ड्रैप की सील लगी होगी। ठीक हो गया। उसके बाद इसका कॉम्पोजिशन बहुत ईजी है इसका। ठीक है, कंपोजिशन में बेसिकली ये आप लोगों ने याद रखना, मैंने आपको बताया कि पॉलिसी बोर्ड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो पॉलिसी बोर्ड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और अथॉरिटी के दरमियान जो है ना वो किसी लिहाज से कुछ एस्पेक्ट्स पे जो है वो काम करता है। तो जो इसका कॉम्पोजिशन होता है उस पर भी पॉलिसी बोर्ड जो है, पॉलिसी बोर्ड का भी हमने कॉम्पोजिशन देखना है। ठीक है, तो पॉलिसी बोर्ड जो है वो रिकमेंड करता है फेडरल गवर्नमेंट को कि वो अपॉइंट कर रहे एक सीईओ फुल टाइम और 13 डायरेक्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसके कितने डायरेक्टर्स होंगे, 13, और एक फुल टाइम सीईओ होगा। ठीक है, हो गया। और कौन अपॉइंट करेगा फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होगी, पॉलिसी बोर्ड की। ये इसलिए मेंशन किया गया कि ये एमसीक्यू उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डायरेक्टर्स। सबसे पहले आ जाता है डायरेक्टर फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन एंड रजिस्ट्रेशन। फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन में आपको बता चुकी हूँ, और रजिस्ट्रेशन को जो है वो आपको पता है कि किसी भी ड्रग को या किसी भी जो है ना मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी को जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रजिस्टर करना। ठीक है ना, तो रिस्पॉन्सिबल होगा इवैल्यूएशन के लिए असेसमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल ड्रग फॉर ह्यूमन यूज और एनिमल्स भी। दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मत समझिए कि सिर्फ ये ह्यूमन यूज के लिए जो है वो ड्रग्स होते हैं उनके लिए ये बनी हुई अथॉरिटी, एनिमल्स के लिए भी है। ठीक है, फिर इसके अलावा डायरेक्टर ड्रग लाइसेंसिंग जो कि लाइसेंसिंग को डील करेगा। ये EAR मैंने वो कर दिया ताकि जो है ना ये आप नेक्स्ट टाइम लिखने में जो है ना वो शॉर्टकट्स आप लोग याद रख सकें। ठीक है, फिर डायरेक्टर ड्रग लाइसेंसिंग आ जाता है, फिर जो लाइसेंसिंग करता है ड्रग्स की भी और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की भी। ठीक है ना, आप लोग दवाइयों के ऊपर देखेंगे एक होता है कि मैन्युफैक्चरर का इन्वेस्टमेंट नंबर होता है और एक लिखा होता है जो दवाई का जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है। एक मैन्युफैक्चरर का रजिस्ट्रेशन नंबर और एक दवाई का। एक मैन्युफैक्चरर जो, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये ट्रावोकॉट क्रीम, ठीक है, इसी तरह से जितनी तो दवाइयाँ होती हैं उनके ऊपर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर का भी लाइसेंस नंबर लिखा होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है दवाई का। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो लाइसेंस होता है ड्रग का और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का जो है वो अलग से जो है वो लाइसेंस मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग का मैन्युफैक्चरर कोई होगा तो उसको हर दवाई का एक अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसका अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह से फिर आ जाता है नेक्स्ट पे डायरेक्टर क्वालिटी अश्योरेंस एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग। उसने बेसिकली आपको एज ए नेम इंडिकेट्स उसने जो है वो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी कि जो किस तरह से जो है वो अच्छी प्रैक्टिस हो मैन्युफैक्चरिंग में, जो स्टैंडर्ड्स हमें मिले हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हो। टेस्टिंग और रिसर्च को जो है वो ड्रग को देखेगा। इसके अलावा पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस को देखता है, इवैल्यूएशन, कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी ऑफ रजिस्टर्ड ड्रग और इनएक्टिव मटेरियल। ठीक है ना, यानी कि जो इनएक्टिव मटेरियल है और जो ड्रग्स हैं जो रजिस्टर्ड ड्रग है उनकी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को मॉनिटर भी करता है, उनको कोऑर्डिनेट भी करता है, उनको इवैल्यूएट भी करता है। ठीक है, इसके अलावा टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी भी कर सकता, मतलब उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज को जो है वो मॉनिटरिंग उसके लिए। फिर इसके अलावा ड्रग रिकॉल्स में जो है वो इन्वॉल्व, क्योंकि ड्रग रिकॉल्स बेसिकली लेबोरेटरी टेस्टिंग की वजह से ही जो है वो अश्योर्ड होते हैं। ठीक है, अगर लेबोरेटरी टेस्टिंग कोई होगी, उसकी लैब रिपोर्ट कोई होगी कि ये ड्रग जो है वो फेल हुआ है इस टेस्ट में, इस वजह से हम इसको मार्केट से उठा रहे हैं, तो जाहिर बात है फिर उसमें लेबोरेटरी तो इन्वॉल्व है। तो इसलिए जो है याद रखना है कि ये पूछ सकते हैं कि ड्रग रिकॉर्ड्स के लिए कौन सा डायरेक्टर इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना, कौन सा डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो डायरेक्टर क्वालिटी अश्योरेंस एंड लेबोरेटरी टेस्टिंग।
ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो विड्रॉवल्स होते हैं मार्केट से, उनके लिए भी मतलब ड्रग रिकॉल्स जब होते हैं और विड्रॉवल्स, वो आप समझेंगे एक तरह से सिमिलर चीज़ ही आ जाती है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्टर मेडिकल डिवाइसेस एंड मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स, यानी कि वो इनकी जो है देखें जो जिस चीज़ का डायरेक्टर होता है वो उसी के लिए जो है वो उसकी वैल्यूएशन के लिए होगा, उसकी असेसमेंट के लिए होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए होगा या इन्वेस्टमेंट के लिए होगा। ठीक है। उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ये डायरेक्टर मेडिकल डिवाइसेज एंड मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स, ये रिस्पॉन्सिबल होता है असेसमेंट, इनलिस्टमेंट और रजिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकल डिवाइसेज, मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स, मेडिकेटेड शैम्पूज, मेडिकेटेड सोप्स, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि इनका जो मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स वगैरह जो होती है ना, या फिर न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं, इनके ऊपर एक इनलिस्टमेंट नंबर लगता है। ठीक है। और उसको कहते हैं फॉर्म 7। ठीक है। बेसिकली इनके जो होते हैं ना, जो मेडिकेटेड कॉस्मेटिक्स वगैरह होती हैं या न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनका मैन्युफैक्चर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखा होता, उनका फॉर्म 6 लिखा होता है। फॉर्म 6 नंबर बेसिकली होता है वो मैन्युफैक्चर की रजिस्ट्रेशन ही है, लेकिन उसका नाम जो है वो आप प्रोडक्ट के ऊपर, अक्सर जो आपके घर में सप्लीमेंट्स पड़े हैं, बल्कि आप चेक भी कीजिएगा कि आपके घर में जो सप्लीमेंट मल्टी वाइटामिन वगैरह पड़े हुए हैं, उनके ऊपर जो खासतौर पर ये जो हर्बाडेज या न्यूट्री फैक्टर हो गया या न्यूट्रक्सिन हो गया, इनके ऊपर जो खासतौर पे जो है ही न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है ना, ये बेसिकली हैं ही न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज। कुछ ऐसी दवाइयां हैं, कुछ ऐसे कंपनीज हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ड्रग्स को भी, दूसरे ड्रग्स को भी, तो उनका मैन्युफैक्चरर नंबर ही लिखा होता है। लेकिन जो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज ही होती हैं, उनका लिए जो है फॉर्म 6 नंबर लिखा होता है, और जो उनका जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, जो सप्लीमेंट होता है, उस पर फॉर्म 7 नंबर लिखा होता है। और ये फॉर्म 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म 6 फॉर्म 7 दोनों होना बहुत ज़रूरी है। जो रिटेल फार्मासिस्ट हैं जो अभी देख रहे हैं, या जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट, उनको ज़रूर चाहिए कि वो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का बाकायदा एक फ़ाइल तैयार रखें हमेशा, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर कभी भी जो है वो उन चीज़ों को चेक कर सकता है। ठीक है। फिर इसके अलावा आ जाता है डायरेक्टर बायोलॉजिकल ड्रग्स का। बायोलॉजिकल ड्रग्स मैंने आपको बता दिया था जो ह्यूमन ओरिजिन से मिलते हैं, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी भी इन जो है वो इवैल्यूएशन करेगा, असेसमेंट एंड रजिस्ट्रेशन करेगा और लाइसेंस देगा बायोलॉजिकल ड्रग्स को। इसके अलावा जो फंक्शन जितने भी होंगे नेशनल कंट्रोल अथॉरिटी के और फॉर बायोलॉजिकल्स एज रिक्वायर्ड फॉर द प्री क्वालिफिकेशन बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकली मैन्युफैक्चर्ड ह्यूमन बायोलॉजिकल ड्रग्स। अब इसका क्या मतलब होता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली वो चाहता है कि वो इंश्योर करना चाहता है कि जितने भी बायोलॉजिकल ड्रग्स हैं ना, खासतौर पे क्योंकि उनका ह्यूमन ओरिजिन है, और वैक्सीन्स हो गई, एंटीसीरम हो गए, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हो गए, ठीक है, इसी तरह इम्यूनोस्टिमुलेंट्स हो गए, रिकम्बिनेंट DNA प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे बड़ी अहम और आप समझे डेलिकेट चीज़ें, बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। तो इनके बाकायदा स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो कुछ बाकायदा स्टैंडर्ड्स को जो है वो इशू किए हैं। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक इदारा है, ठीक है, आप जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा, जो नॉन मेडिकल के उनको मैं बता दूं कि पूरा दुनिया में जो है, मतलब उसके जो पूरी दुनिया में जो है ना उसको हैंडल करने वाला, ठीक है ना, और इंस्ट्रक्शंस को जो है वो इशू करने वाला, गाइडलाइंस को इशू करने वाला, ठीक है ना, खासतौर पे जो डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैल जाती हैं, उनको जो है वो चेक एंड बैलेंस रखने वाला, उनसे किस तरह से बचाव करते हैं, प्रिवेंशन रखने वाला एक इदारा है जो गाइड करता है बाकी सारी कंट्रीज़ को, तकरीबन पूरे दुनिया की कंट्रीज़ को गाइड करता है कि किस तरह से आपने हेल्थ स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना है, किस तरह से आप पेंडेमिक से बच सकते हैं, ठीक है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने का क्या तरीका है, वैक्सीनेशन किस लिए ज़रूरी है, कौन सी वैक्सीनेशन, मतलब इस तरह की जो है ना वो गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स को वो जारी करता है। ठीक है। इसी तरह से जो है उसने बायोलॉजिकल ड्रग्स के लिए भी बनाया है। और अब जो है ये डायरेक्टर क्या होगा कि ये रिस्पॉन्सिबल होगा कि हर उस फंक्शन को वो परफॉर्म करे जो ज़रूरी है कि एक बायोलॉजिकल ड्रग जो है वो इन WHO के स्टैंडर्ड से जो है वो मैच कर सके, ठीक है ना, बायोलॉजिकल ड्रग्स जो है। और उस लिहाज से क्या होगा, फ़ायदा क्या होगा कि वो ग्लोबली जो है वो एक्सेप्टेड भी होंगे और सोल्ड भी होंगे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अगर वो अप्रूव होगा, प्री क्वालिफाई होगा जब वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि वो पूरी दुनिया में माना जाता है, तो वो आपका जो बायोलॉजिकल ड्रग होगा ना, वो आपका दुनिया में बिकेगा भी और एक्सेप्ट भी होगा। ठीक है। इसके अलावा डायरेक्टर कंट्रोल ड्रग आपको पता है जिसमें कौन सा जाता है, नारकोटिक, साइकोट्रोपिक और प्रिकर्सर सब्सटेंसेस। उनके जो है पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो अलॉट की जाती है हर हॉस्पिटल में, और इसी तरह से जो है ना इंस्टीट्यूशंस में उनके चेक एंड बैलेंस रखना, उनकी रेगुलेशन करना फेडरल गवर्नमेंट के मशावरत से। ठीक है। ये डायरेक्टर ड्रग कंट्रोल ड्रग जो है फेडरल गवर्नमेंट की मशावरत से जो है वो रेगुलेट भी करेगा और ऑलोकेट भी करेगा कोटा किसका, नारकोटिक ड्रग का, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और प्रिकर्सर सब्सटेंस। नारकोटिक ड्रग वो पेन रिलीवर्स होते हैं, मेनली ये पेन रिलीवर्स होते हैं जिनकी बाजुकात आदत लग जाती है, बल्कि
मोस्टली अगर आप क्रॉनिक यूज़ है तो आपको आदत लग जाती है, और ये स्लीप इंडक्शन करते हैं, ठीक है ना। इनकी वो जो आप समझे क्रक्स जो है ना, एक बेसिक डेफिनेशन ये होती है, जैसे मॉर्फिन आ जाता है। साइकोट्रोपिक ड्रग वो होते हैं जो आपके माइंड और बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, जैसे डायजेपाम हो गए, हालुसिनोजेंस हो गए, एम्फेटामाइंस हो गई, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो मिसकंसेप्शन होती है कि डायजेपाम जो है वो नारकोटिक है, शायद नारकोटिक नहीं है, वो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, और बेंजोडाइजेपिन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है ना। फिर एक बात आता है डायरेक्टर फार्मेसी सर्विसेज। फार्मेसी सर्विसेज मैंने आपको बताया कि क्या क्या भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा है। ये फार्मेसी सर्विसेज की जो है ना डेवलपमेंट और प्रमोशन के लिए होगा। डायरेक्टर कॉस्टिंग एंड प्राइस, वो नाम से पता चल रहा है वो कॉस्टिंग एंड प्राइस ऑफ थेराप्यूटिक गुड्स के होगा। फिर आ जाता है डायरेक्टर हेल्थ एंड ओटीसी प्रोडक्ट, ये भी अगेन उसी तरह असेसमेंट करेगा लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन अल्टरनेटिव मेडिसिन की। डायरेक्टर बजट एंड अकाउंट्स भी जो है वो बजट और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जो होंगे अथॉरिटी के उनको देखेगा, ठीक है ना, और जो भी डेली अकाउंटिंग मैटर्स होंगे। फिर इसके अलावा डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, वो जो है वो रिक्रूटमेंट को देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगा, अपॉइंटमेंट को देखेगा, कैपेसिटी बिल्डिंग को देखेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आप किस तरह से किस सलाहियतों को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, बेशक वो किसी इदारे की हो, किसी फर्द की हो, ठीक है ना, किसी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना या कोई ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना या कोई ऐसी इंप्रूवमेंट्स करवाना, ठीक है ना, अल्ट्रेशंस करवाना कि वो उसमें जो सलाहियतें हैं वो मजीद बेहतर कारकर्दगी जो है वो दिखा सकें, ठीक है ना, और डेवलपमेंट ऑफ अथॉरिटी के लिए जो है वो जिम्मेदार होगा। फिर डायरेक्टर जो लीगल अफेयर्स हैं, ठीक है ना, वो किस लिए होगा, वो सारे जो कोर्ट ड्रग कोर्ट से रिलेटेड मामलात हैं उनको देखेगा, ठीक है। फिर डायरेक्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, वो नाम से पता चल रहा है वो ऑटोमेशन लाने की कोशिश करेगा कि फंक्शंस को जो है वो ऑटोमेट करने की कोशिश करेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से, ठीक हो गया ना। अब ये जितने भी 13 के 13 डायरेक्टर्स हैं, इनको जो काम दिए गए हैं वो तो ये करेंगे जैसे ये मेंशन किया गया। इसके अलावा भी जो इनसे रिलेटेड अदर मैटर्स होंगे उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अब हमने शुरू में पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट जो है पॉलिसी बोर्ड की रिकमेंडेशन पे जो है वो अपॉइंट करता है इन सबको, इन डायरेक्टर्स को भी और सीईओज को भी, ठीक है। तो अब फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो इनको इंक्रीज भी कर सकते हैं, 13 से जो ये 14 भी कर सकती है और 13 से 12 भी कर सकती है, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिवीजन, अगर पॉलिसी बोर्ड इनको रिकमेंड करता है, ठीक है ना। और पॉलिसी बोर्ड की रिकमेंडेशन पे ही जो है इनका जो है वो फंक्शन, इनका एक्सपीरियंस, इनकी क्वालिफिकेशन, इनका टर्म क्या होगा, ये किस तरह से जो है वो काम करेंगे, इनकी अपॉइंटमेंट क्या होगी, डायरेक्टर्स की रिलेटेड स्टाफ की, इन सब की जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है, ठीक है। तो डायरेक्टर्स की जो सारे टर्म्स, उनके फंक्शन, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सारा कौन डिसाइड करेगा, फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, पॉलिसी बोर्ड की रिकमेंडेशन पे। अब हम लोग देख लेते हैं सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसका, अथॉरिटी का। अब ये भी अगेन उसी तरह से पॉलिसी बोर्ड की रिकमेंडेशन पे ही फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एक सीईओ को, जिसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या तो वो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो फार्मेसी में या फिर मेडिसिन की जो फील्ड है उसमें। उम्र जो है इसकी 45 साल से कम ना हो और 56 साल से ज़्यादा ना हो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी, ठीक है। इसके अलावा एक्सपीरियंस इसका 20 साल का होना चाहिए, बेशक वो मैनेजमेंट में हो, फार्मास्यूटिकल फील्ड में हो, रेगुलेटरी अफेयर्स में हो या पब्लिक सेक्टर में हो। अगर पब्लिक सेक्टर में कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता तो फिर प्राइवेट सेक्टर से इसी क्वालिफिकेशन के बेस पे, मतलब यही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और यही क्वालिफिकेशन वाला, यही उम्र वाला बंदा जो है वो जो है अपॉइंट किया जाएगा फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। इसका जो टेन्योर होगा वो 3 साल का होगा। अगर पॉलिसी बोर्ड चाहती है, पॉलिसी बोर्ड की रिकमेंडेशन होती है तो 1 साल के लिए ये एक्सटेंड हो सकता है इसका टेन्योर। काम क्या होंगे, ये काम जो है जनरल जितनी भी अथॉरिटी की जो पावर है, ठीक है ना, अथॉरिटी का जितना भी कंट्रोल है, उसकी सुपरविजन, जितने मामलात हैं वो सारा ये करेगा। इसके अलावा इंश्योर करेगा कि प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है ना, पॉइंट क्या है, द एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, डायरेक्शन एंड द पॉलिसीज ऑफ द बोर्ड आर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेड। तो मैंने आपको बताया था जब द एक्ट आएगा तो वो क्या रेफर करेगा, ड्रग एक्ट 1976 को, लेकिन जब दिस एक्ट आएगा तो वो फिर ड्रैप एक्ट को रेफर कर रहा होगा, ठीक है। तो इंश्योर करेगा कि जो ड्रग एक्ट 1976 है उसकी प्रोविजंस की सारा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। इसके अलावा जो पॉलिसी बोर्ड की जो डायरेक्शंस हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो भी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये इसके फंक्शंस हैं। ड्यूटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो वो अपने पास जो है वो रिकॉर्ड भी रखेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे अथॉरिटी के उनको जो है वो सेव करेगा। मीटिंग्स के रिकॉर्ड्स होंगे या फिर कोई डायरेक्शंस होंगी, कोई जो है वो इंस्ट्रक्शंस होंगी, उन सबके रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन रखेगा और सील अपने पास रखेगा। इसी तरह वो प्लान ऑफ वर्क बताएगा कि हमारी अथॉरिटी किस तरह से काम करेगी, इसका क्या बजट होगा, वो जो है वो सबमिट करवाएगा और बोर्ड से अप्रूव करवाएगा, ठीक है ना। बोर्ड कौन अप्रूव करेगा, इसका बजट, अथॉरिटी का बजट पॉलिसी बोर्ड अप्रूव करता है, ठीक है। इसी तरह ये सबमिट करवाएगा जो भी जो अथॉरिटी की एक्टिविटीज़ होंगी, क्या काम चल रहे हैं, क्या काम होने हैं, क्या प्लान है, वो बोर्ड के रूल्स के, वो बोर्ड को जो है वो सबमिट करवाएगा एज पर रूल्स, ठीक है।
तो ये सारे काम आ जाते हैं इसके, ड्यूटीज़ एंड फंक्शन आ जाती हैं। अगर हम लोग पावर्स देखेंगे इसके पास इख्तियारात क्या क्या हैं, इख्तियारात इसके पास बहुत ज़्यादा, अभी हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आ जाता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, जो भी अथॉरिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे होंगे, रिसर्च हो रही होगी या इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेंसी या कोई भी सर्विसेज होंगी, उनको सुपरवाइज करेगा, सुपरविजन का इसके पास पावर है। फिर इसके अलावा जो बजट है ना, ऑथोराइज करेगा एक्सपेंडिचर प्रोवाइडेड इन बजट। इस बात का क्या मतलब है कि अखराजात की मंजूरी देना। इसने जो है ना अपना प्लान ऑफ वर्क सबमिट करवाना है जो सीईओ ने पॉलिसी बोर्ड को, कि हमारी अथॉरिटी ने ये काम करना है, इसके लिए ये बजट अप्रूव करते हैं, ठीक है। बजट अप्रूव कर दिया, फॉर एग्जांपल उसने 2 करोड़ का बजट अप्रूव करवा दिया, ठीक है ना। अब वो 2 करोड़ को जो है वो किस तरह से, अब ये वाला आ जाता है डायरेक्टर फार्मास्यूटिकल इवैल्यूएशन आ जाता है, वो मांग लेता है 50 लाख, तो वो 50 लाख की मंजूरी देगा, ठीक है ना। डायरेक्टर आ जाता है आपके पास जो लीगल अफेयर्स का, वो कहते हैं कोर्ट, डायरेक्ट कोर्ट में ये पैसे इतने लग रहे हैं, तो वो फिर उसकी मंजूरी देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो अखराजात की मंजूरी देना जो है वो, या फिर वो कोई आ जाता है ये जो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन वाला, वो कहता है ऑटोमेशन करनी है अथॉरिटी में इन फंक्शंस की, ठीक है ना, डेवलपमेंट करनी है, हमने कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो वो उसके लिए ये पैसे रिक्वायर्ड है, तो वो पैसे जो है वो प्रोवाइड करेगा, मतलब उसी बजट में से। फिर इसके अलावा जाता है रीअप्रोप्रिएट फंड विद इन द अप्रूव बजट। अब बजट जैसे 2 करोड़ का था, पहले उसने डिसाइड किया था कि जो डायरेक्टर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज हैं उसको हम लोग 50 लाख देंगे, लेकिन बाद में पता चला कि जो फार्मेसी सर्विसेज हैं उसको ज़्यादा पैसों की रिक्वायर्ड है, उस डायरेक्टर को, उस डिपार्टमेंट को ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, तो फिर उसके लिए जो है वो रीअप्रोप्रिएट करेगा फंड्स को। अगर कहीं लगेगा कि यहाँ पर अब लीगल अफेयर हमारा फिलहाल कोई नहीं चल रहा, उसके लिए फंड अभी इतने रखने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए कम कर देगा फंड्स। तो इस तरह से जो है ना वो रीअप्रोप्रिएट करेगा, दोबारा से मुख्तस करना कहते हैं इसको, ठीक है। फिर अपनी पावर जो है किसी भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट को जो है वो डेलीगेट कर सकता है, डेलीगेट। अब इसमें जो है ना ये अगर पावर हम लोग समझें तो इससे ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि इशू करेगा नोटिस ऑफ द मीटिंग ऑफ पॉलिसी बोर्ड और एपिलेट बोर्ड। एपिलेट बोर्ड कब मिलेगी, कब मीटिंग होगी, और पॉलिसी बोर्ड की मीटिंग कब होगी, इसके नोटिस सीईओ जो है वो इशू करता है। साथ में जो मीटिंग होंगी उनके माइन्यूट्स को भी रिकॉर्ड करेगा और प्रोसीडिंग को भी। अब देखें यूजुअली सीईओ नहीं करते कि रिकॉर्ड जो मीटिंग्स को जो माइन्यूट्स को रिकॉर्ड करना, तो वो इस पॉइंट पे जो है वो अपने किसी इस पावर को जो है वो किसी दूसरे पर्सन को जो है वो कह सकता है, किसी दूसरे अपने जो है ना टीम मेंबर को कह सकता है कि आपने जो मीटिंग होगी उसके माइन्यूट्स को जो है प्रोसीडिंग्स को आपने रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। तो डेलीगेट कर सकता है अपनी पावर, या जो पावर जैसे अपने सुपरविजन की पावर है, ठीक है, वो खुद जाके हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को नहीं सुपरवाइज कर सकता अगर, तो वो अपनी पावर किसी और को ये दे सकता है इस लिहाज से, ठीक है। फिर जो भी बोर्ड के बिहाफ में जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी काम होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी डीड्स होंगी, उनको एग्जीक्यूट करवाएगा। फिर कोई भी परफॉर्म करेगा, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेगा जो पॉलिसी बोर्ड उसको कहेगी, ठीक है। इसके अलावा सीईओ के पास जो अप्रूव बजट है ना, वो उस पे सिविल वर्क पे हो गया, ठीक है ना, यानी तामीराती काम वगैरह हो गया, या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑफिस या लेबोरेटरीज, यानी कि दफ्तर को बेहतर बनाने के लिए जो अखराजात हो, या लैब को बेहतर बनाने के जो अखराजात हो, या गाड़ियों को बेहतर बनाने के लिए जो अखराजात हो, ठीक है ना, उन पे जो है वो उस वक्त तक खर्च नहीं करेगा जब तक पॉलिसी बोर्ड अप्रूव ना करता। यानी कि क्योंकि ये तामीराती काम हो गया, कोई नया इक्विपमेंट लेना है लैब का, या फिर अपने ऑफिस को बेहतर बनाना है, तो इन कामों के लिए पहले उसको इजाज़त लेने की ज़रूरत है पॉलिसी बोर्ड से, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर उसने रिज़ाइन देना तो वो खुद राइटिंग में देगा, अंडर हिज ओन हैंड का मतलब होता है कि रिटर्न रिज़ाइन होगा, वर्बल रिज़ाइन नहीं होगा, ना ही किसी के थ्रू जो है वो रिज़ाइन दे सकता है, उसको रिटर्न रिज़ाइन देना पड़ेगा। और उसने जो है वो सबमिट किसको करवाना होता है, फेडरल गवर्नमेंट को। अच्छा, इन द केस ऑफ द वैकेंसी ऑफ द सीईओ, अगर कोई वैकेंसी आती है तो फेडरल गवर्नमेंट वो अपॉइंट करेगी, तो फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी कोई भी पर्सन जो क्वालिफिकेशन जो है वो सेम होनी चाहिए। यानी अगर सीईओ की वैकेंसी है, मतलब सीईओ ने रिज़ाइन दे दिया, या सीईओ जो है फॉर एग्जांपल वो उसकी रिटायरमेंट हो गई है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगी कि फेडरल गवर्नमेंट उसी क्वालिफिकेशन वाला, उसी एज जो विंडो है, उसी के अंदर जो है वो किसी पर्सन को जो है वो अपॉइंट करेगी। बेशक 3 महीनों के लिए भी कर सकती है, या फिर जब तक नेक्स्ट सीईओ नहीं आता तब तक वो जो है पर्सन वही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मीटिंग्स ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी की मीटिंग कन्वीन्ड बाय सीईओ। कन्वीन्ड बाय सीईओ का मतलब क्या है कि सीईओ जो है वो अरेंज करेगा, वो कॉल करेगा, कॉल करता है ना मीटिंग कोई पर्सन, तो वो कौन करेगा, वो सीईओ करेगा एट एनी टाइम, या तो अपनी मर्जी से, या फिर जब डायरेक्ट वो जो है बोर्ड, पॉलिसी बोर्ड उसको कहे कि मीटिंग अरेंज करें, ठीक है ना। ओके, तो नाउ कम्स टू व्हाट
पावर्स एंड फंक्शन ऑफ अथॉरिटी। ये थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको पेशेंस से जो है वो डील करना पड़ता है। इसके बाद जितने भी सेक्शन है तकरीबन वो सारे छोटे ही हैं, ठीक है। इसमें यह है कि एक अथॉरिटी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस लिहाज से कि हम लोग अथॉरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, और हमें पता ही नहीं होगा कि वो क्या क्या काम करती है, क्या फंक्शन हैं उसके, तो हमारे लिए फिर बाकी का एक्ट पढ़ना तो कोई फायदा नहीं ना, कि उसके मतलब रूल्स क्या, उसके रेगुलेशन वो नहीं इतने इंपॉर्टेंट जितने हमें ये पता होना चाहिए कि उसका काम क्या है, उसकी पावर्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये एडमिनिस्टर करवाएगा लॉज जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 6 में, ठीक है। अब शेड्यूल 6 क्या है? ड्रग एक्ट 1976। बेसिकली इसके 6 शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना। पहला जो आ जाता है वो बायोलॉजिकल, और इस तरह से जो है वो सेकंड आपके पास आ जाता है प्रोहिबिशंस का, फिर आ जाता है ऑफेंसेस का आ जाता है, फिर पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर, कॉग्निजेंस ऑफेंस, फिर पावर ऑफ इंस्पेक्टर, और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये ड्रग एक्ट 1976 का, ठीक है। तो बेसिकली इसका मेन काम जो हम लोगों ने पर्पस में बढ़ लिया था अथॉरिटी इस एक्ट को बनाने का, कि ये जो है ना ड्रग एक्ट की इन्फोर्समेंट वगैरह करवाएगी, ठीक है। एडमिनिस्टर लॉ स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 6 टू द फेडरल गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट यानी कि नेशनल लेवल पे, ठीक है ना, टू द फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पे जो है एडमिनिस्ट्रेट होता है अमल दरामद करवाना, कि नेशनल लेवल पे कि यानी पूरी कंट्री पे जो है वो अमल दरामद करवाएगी जो जितने भी कवानीन मौजूद हैं ड्रग एक्ट 1976 में, ठीक है। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जो है वो एडवाइस करेगी जो लॉज प्रोविंसेस में एप्लीकेबल होंगे, ठीक हो गया। फिर मॉनिटर करेगी इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉज, देखेगी कि जो लॉज जो शेड्यूल 6 यानी कि ड्रग एक्ट 1976 जो मैंने अभी अमल दरामद करने का कहा है वो इन्फोर्स हो भी रहे हैं कि नहीं, उन पे अमल दरामद हो भी रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर इसी तरह से जो है इनसे मुतल्लिक जो रेलिवेंट डाटा है और जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेगी। इसके अलावा ये इशू करेगी गाइडलाइंस एंड मॉनिटर द इन्फोर्समेंट ऑफ। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं, ये तो खुद ये क्लॉजेज है ना, अब सब क्लॉजेज आ जाती है हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है वो क्या है? लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ थेराप्यूटिक गुड्स, ठीक है ना, यानी कि लाइसेंस देगा मैन्युफैक्चर करने के लिए थेराप्यूटिक गुड, इसके लिए गाइडलाइंस इशू करेगा और इनकी इन्फोर्समेंट करेगा। फिर इसी तरह रजिस्ट्रेशन करवाएगा थेराप्यूटिक गुड्स की, मतलब किसी ने करनी होगी तो उसके लिए गाइडलाइंस इशू करना, मतलब ये आप लोगों ने लाइन जो है वो हर एक के साथ जो है वो अटैच कर लेनी है, ठीक है। इशू द गाइडलाइंस एंड मॉनिटर द इन्फोर्समेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। फिर एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाजू का जो है वो लोग एडवर्टाइज कर देते हैं दवाइयों को जो कि मना होती है, ठीक है ना, तो उसको रेगुलेट करना। और दवाइयों की एडवर्टाइजमेंट कुछ की जो है वो एप्लीकेबल चलो वो इजाज़त हो जाती है, जैसे कुछ पैनाडोल हो गया या इस टाइप की डिस्प्रिन की गोली की आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी या CAC की देखी होगी, ठीक है। तो कुछ की चलो वो हो जाती है, वो इजाज़त लेके बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन जो होती हैं उसके हिसाब से होती हैं, लेकिन हर दवाई की जो है वो मशहूरी नहीं होती। जैसे आपने एंटी कैंसर ड्रग की या एंटी HIV की कभी भी दवाई की मशहूरी शायद ना देखी हो, ठीक है, एटलीस्ट नॉट इन पाकिस्तान। इसके अलावा जो है वो ड्रग स्पेसिफिकेशन है, लेबोरेटरी प्रैक्टिस के ड्रग की क्या स्पेसिफिकेशन होगी, किन स्टैंडर्ड्स पे जो है, जैसे हम कहते हैं ना ड्रग की टेस्टिंग होती है, तो ड्रग को टेस्ट करने के लिए हमें एक मयार भी चाहिए होता है, ठीक है, कि हम किसको किससे कंपेयर करेंगे, एक खास हमें स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है ना। तो वो उसके लिए जो है वो गाइडलाइंस इशू करना। और जब लेबोरेटरी प्रैक्टिस हो, यानी कि ड्रग जब दवाई बन रही होती है, ठीक है ना, उस टाइम उसके जो हमें कंपेयर करने के लिए कोई चाहिए, ठीक है ना, कोई स्टैंडर्ड चाहिए, कोई स्पेसिफिकेशन चाहिए। और जब हम लोगों ने खुद टेस्ट करनी है, मार्केट से हमने कोई दवाई वैसे इंस्पेक्शन के तौर पे उठाई है, ठीक है ना, कि ये दवाई हमें जाली लग रही है, और हमें कैसे पता चलेगा? जब हम उसको स्पेसिफिकेशन उसके क्राइटेरिया से मिलाएंगे कि ये दवाई इसके लिमिट्स के अंदर आ रही है या नहीं, ठीक है। तो ड्रग स्पेसिफिकेशन ये चीज़ है, लेबोरेटरी प्रैक्टिस। फिर इसके अलावा प्रोसिक्यूशन एंड अपील्स अंडर दिस एक्ट, यानी कि ड्रग एक्ट 1976 और ड्रग एक्ट सॉरी दिस एक्ट का मतलब है ड्रैप, ठीक है ना, अंडर दिस एक्ट ड्रैप, यानी कि और प्लस ड्रग एक्ट 1976 दोनों के अंडर जो भी प्रोसिक्यूशंस होंगी, जो भी अपील्स होंगी जो फेडरल सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी, ठीक है, उनको ये देखेगा, उनके लिए गाइडलाइंस करेगा। फिर रेगुलेट करेगा और एलोकेट करेगा नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, प्रिकर्सर केमिकल इन कंसल्टेशन विद फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है ना। वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है कि जो डायरेक्टर करता है, उसी तरह से अथॉरिटी का भी यही जो डायरेक्टर्स के काम थे ना, वो आप लोगों ने उसको अथॉरिटी के कामों में, क्योंकि डायरेक्टर का अलग अलग हमने काम पढ़ा, तो वो सारे डायरेक्टर किसके थे? अथॉरिटी के थे, तो यानी कि वो अथॉरिटी के सारे काम थे। तो एक तरह से आप लोगों ने वो आधा कर लिया हुआ ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो ये आप जरा हौसला तसल्ली रखें कि ये आधा सेक्शन वही है, ठीक है, जो भी हमने डायरेक्टर्स के फंक्शन पढ़े हैं। फिर रेगुलेशन ऑफ द प्राइजेज, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने प्लस मैकेनिज्म भी सेट करेगा कि प्राइस फिक्सेशन की क्या जो है मैकेनिज्म होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये जैसे अब ये इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास ट्राउ कार्ड की यह देती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस 264 रुपीज़ है, ठीक है ना, इस ट्राउ कार्ड क्रीम की प्राइस। लेकिन अब कोई जो है फार्मेसी वाला जो है वो 250 पे भी इसको बेच देता है, कोई 240 पे भी बेच सकता है, लेकिन कोई 265 पे नहीं बेच सकता, ठीक है। तो ये प्राइस को सेट करना
जो है ना ये हमारे पास आ जाती है। इसका क्या मैकेनिज्म होगा, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए ड्रैप रिस्पॉन्सिबल होगा। कोई 265 पे अगर बेचता है और आपके पास जो है ये दवाई के ऊपर 264 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो फिर वो जो है वो गैर कानूनी हो जाएगा। हाँ, ऐसा है कि कंपनी ने इसकी प्राइस बढ़ा दी ड्रैप की इजाज़त से, ठीक है ना, क्योंकि मैकेनिज्म है एक प्राइस फिक्सेशन का ऑफ थेराप्यूटिक गुड्स, ठीक है। थेराप्यूटिक गुड में ड्रग्स भी आ जाती हैं, तो उसके लिए अगर उसने 265 कर दी या 270 कर दी तो फिर वो 270 तक भेज सकता है, लेकिन 271 से, यानी कि जो इसके ऊपर MRP लिखा होता है या फिर जो अगर रिटेल प्राइस लिखी होती है उससे ज़्यादा वो नहीं बेच सकता, ठीक है ना। हाँ, उससे कम बेच दे, वो उनका अपना एक मार्जिन होता है, उनका एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, वो उसके हिसाब से जो है वो रख के बेच सकते हैं किसी भी कीमत पे, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड फॉर द बायोलॉजिकल का, मैं जैसे आपको बताया कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना और टेस्टिंग करना। ओके, तो उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड्स सच एज GLP CGMP, यानी कि गुड लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को, फिर गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस, मतलब इन हर चीज़ की ना लेबॉर्ट्री प्रैक्टिस की हमें गाइडलाइंस मिली हुई हैं, हमें मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की गाइडलाइंस मिली हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस की गाइडलाइंस मिली हैं, कोल्ड चेन मैनेजमेंट किस तरह से की जाती है, मतलब ईच एंड एवरी प्रोसेस जो मेडिकेशन मैनेजमेंट में, मेडिकेशन प्रोडक्शन में, उनकी टेस्टिंग में और जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग में जो है वो होता है, उसके लिए हमें जो है ना बाकायदा इंटरनेशनल गाइडलाइंस हमें जो है वो मिली हुई हैं, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी ड्रैप का काम होगा। इसी तरह से बायो इक्विवेलेंस स्टडीज़ आ जाती हैं, ठीक है ना, इसके बारे में भी अभी हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं शेड्यूल्स में। फिर उसके बाद आ जाता है स्टेबिलिटी स्टडीज़ कि एक ड्रग जो है वो कितने देर तक किस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, ठीक है, और कितनी देर के लिए स्टेबल रहता है, ठीक हो गया। उसकी क्या ह्यूमिडिटी थी, क्या टेम्परेचर था, और उसने कितने देर जो है वो उस टेम्परेचर पे, उस ह्यूमिडिटी पे जो है वो सर्वाइव किया, और वो अपनी कंडीशंस को जो है, अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट को जो है वो रिटेन कर सका अपनी प्रीवियस पोजीशन में, अपनी इनिशियल पोजीशन में, ठीक है ना। तो उसको जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी एक्सपोज किया जाता है, और उसको जो है लाइक बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी से एक्सपोज किया जाता है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से, बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर से। तो इस तरह से स्टेबिलिटी स्टडीज़ की जाती है कि एक ड्रग जो है वो किस हद तक जो है वो टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, कितने टेम्परेचर को जो है वो, और कितने टेम्परेचर में वो सही रह सकता है, ठीक है। इसी तरह जो है एंटी सुपोरियस कोड आ जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल आ जाती है, ठीक है, बायोसिमिलर इवैल्यूएशन आ जाता है, एंड इंडोर्समेंट आ जाता है, ठीक है। इन सब की चीज़ों के बारे में भी जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करवाएगा, ठीक है। ये किस तरह से हम जाली दवाइयों का पता लगा सकते हैं, और किस तरह से हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे, किस तरह से हमारे पास बायोसिमिलर ड्रग्स की जो है वो इवैल्यूएशन की जाएगी। उसके बाद आ जाती है एंड सिस्टमिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो हमारी सारी जो हेल्थ कंडीशन का जो आप समझे कि एक हेड है, पूरे जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का, पूरी कंट्रीज का हेड है एक तरह से, ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, ठीक है ना। इसका पूरा नाम ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी गाइडलाइंस भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग में जो है अक्सर टेस्ट में जो है वो आती होती हैं, मोस्टली सिलेबस में इंक्लूड होती हैं, और अगर सिलेबस में इंक्लूड ना भी हो तब भी आप लोग एडिशनली करके जाएं ICH गाइडलाइंस, ठीक है। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, मतलब हार्मोनाइजेशन किसकी हो रही है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स की। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स किसकी हैं, ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो ह्यूमन यूज़ के लिए हैं, मतलब जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स किसी भी फार्मास्यूटिकल की हैं वो हर जगह एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है ना, और उन पे इम्प्लीमेंटेशन हो, उन पे जो है उसी तरह से जो है वो काम किया जाए। इसी तरह फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइंस आ जाती है FDA। ये बेसिकली USA का जो है वो इदारा है, ठीक है, लेकिन इसको जो है अक्सर कंट्रीज जो है वो फॉलो करती हैं इसकी गाइडलाइंस को, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पाकिस्तान में भी जो है इसको फॉलो किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है रेगुलेशन, इन्फोर्समेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और बैन करना फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। वही बात आ जाती है जो पहले मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट की बताई है कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट को रेगुलेट किया जाता है, उनको इन्फोर्स किया जाता है, और फिर मॉनिटर भी किया जाता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन ऑल इट्स फॉर्म, ठीक है, कि हर फॉर्म में जो है वो नोटिस करना कि और ऑब्जर्व करना, और उसको जो है रेगुलेट करना, उसके लिए गाइडलाइंस इशू करना, उसकी इन्फोर्समेंट करवाना, मॉनिटरिंग करना, जो भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट पाकिस्तान में बन रहा होगा। फिर यूज़ ऑफ सेंट्रल रिसर्च फंड। सेंट्रल रिसर्च फंड बेसिकली जो है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से कलेक्ट किए जाते हैं, ये वो फंड है जो कि आगे जो है रिसर्च में लगता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ठीक है,
ये वाली क्लोज हमारे पास जो है ना, जो क्लोज सी है ये हमारे पास यहाँ पर एंड हुई, ठीक है ना। इसके 12 जो है वो सब क्लोजेस थे, ठीक है। अब जो हमारे पास क्लोज डी है वो स्टार्ट होने जा रही है। इसके अलावा मतलब ड्रैप का जो है वो क्या क्या काम होंगे, क्या क्या पावर्स होंगे, क्या फंक्शन होंगे, ठीक है। डी क्लोज में क्या जाता है, कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर और इंगेज इन कंजक्शन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, बेशक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या इंटरनेशनल एजेंसीज हो, उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, करेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ भी, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ भी, ताकि ट्रेनिंग करवा सके, ठीक है, स्टडी रिलेटेड के प्रोजेक्ट्स में, ठीक है ना, या फिर जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे थेराप्यूटिक गुड्स से जो ताल्लुक रखते होंगे वो। इसके अलावा अथॉरिटी में इंगेज एनी इंडिविजुअल या किसी काउंसिल को भी इंगेज कर सकते हैं अपने साथ कि वो एडवाइस दे इन कामों पे, किन कामों पे, मैनेज करने के लिए नेशनल या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशनल सेमिनार्स के लिए, कॉन्फ्रेंसेस के लिए, विद द व्यू टू इम्प्रूव कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी कि अथॉरिटी जो है वो किसी दूसरे इदारे को भी बुला सकती है, बेशक वो बाजू का तो इदारा भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है ना, कि हमें एडवाइस करे किस तरह से मैनेज करने में, जो नेशनल और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मैनेज करने में, जो ट्रेनिंग सेशन है उनको मैनेज करने में, एजुकेशनल सेमिनार्स होंगे, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, उनको मैनेज करने के लिए जो है वो किसी से एडवाइस मांग सकता है, ठीक है ना। पर्पज़ क्या होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी किसी तंजीम, माहौल या सलाहियतों को बेहतर बनाना ताकि मजीद बेहतर कारकर्दगी जो है वो की जा सके, ठीक है ना। समझ आ गई इस बात की। इसके अलावा फैसिलिटेट करेगा एडवांसमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ द सेक्टर, यानी कि ओवरऑल जो हेल्थ सेक्टर है उसको एडवांसमेंट और अपग्रेडेशन करेगा ताकि जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो हो सके। इसी तरह प्रमोट करेगा मैन्युफैक्चरिंग को और एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, कि हम अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बेसिकली होता है कि जैसे पैनाडोल के अंदर जो API है वो है पैरासीटामोल, ठीक है ना, पोन्स्टान के अंदर है मेफिनेमिक एसिड। तो वो जो मेन ड्रग जिसने काम करना होता है ना एक दवाई के अंदर, एक तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है और इसके साथ उसको स्टेबल रखने वाले, उसका एक बल्क क्रिएट करने वाले, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरे इंग्रेडिएंट होते हैं जिनको एक्सीपिएंट कहा जाता है, लेकिन मेन जिस सब्सटेंस ने काम करना होता है उसको API कहा जाता है, या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो ये जो है इदारा क्या करेगा कि ये कोशिश करेगा कि हम लोग अपना API बनवाएं, ठीक है ना, और थेराप्यूटिक गुड्स बनाएं और उनको मैन्युफैक्चर भी करें और मतलब बनाएं और इसके अलावा उनको एक्सपोर्ट भी करें, ठीक है। कोऑर्डिनेट एट द पॉलिसी लेवल पे कोऑर्डिनेट करेगा और पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, ताकि अपने फंक्शन जो है वो बेहतर तौर पे परफॉर्म कर सकें, ताकि हम आहंगी यानी कि एक जैसा इत्तेफाक पैदा किया जा सके सूबों के दरमियान। फिर उसके बाद आ जाता है फैसिलिटेट करेगा प्रोक्योरमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेन एडेड टेक्निकल असिस्टेंस वेयर सच एक्सपर्टीज डज नॉट एग्जिस्ट बट इट एग्जिस्टेंस वुड प्रमोट द पब्लिक गुड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये कोशिश करेगा कि लाए फॉरेन एडी टेक्निकल असिस्टेंट का मतलब होता है बाहर से कोई इमदाद लाए, कोई हेल्प लेकर आए, कोई पर्सन हो, कोई इक्विपमेंट हो, किसी तरह की गाइडलाइंस हो, ठीक है ना, कोई ट्रेनिंग सेशन हो, ठीक है। तो किसी भी तरह की जो है ना वो फॉरेन एडी टेक्निकल असिस्टेंस को जो है वो लेकर आए, ताकि उस सूरत में ख़ास तौर पे जब इस तरह की एक्सपर्टीज़ हमारे पास ना हो, लेकिन उस तरह की एक्सपर्टीज़ अगर आ जाए तो हमारा जो आवाम है उसके लिए भलाई का काम हो सकता है, मतलब उसके लिए भला हो सकता है, उसकी सेहत के लिए जो है ना वो अच्छा हो सकता है ये चीज़। तो उस सूरत में जो है वो बाहर से टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो मंगवाई जा सकती है थेराप्यूटिक गुड्स के रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है डेवलप करेगा और प्रमोट करेगा फार्मेसी सर्विसेज। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये डायरेक्टर भी इसका एक था, ठीक है, इसका जो है वो काम भी हमारे पास इसमें आ गया, ठीक है। फिर अंडरटेक करेगा अवेयरनेस कैंपिंग रिगार्डिंग द डिजीज़, जो बीमारियों के मतलब अवेयरनेस क्रिएट करेगा, ठीक है ना, शुरू करेगा। अंडरटेक का मतलब है शुरू करना, ठीक है। अवेयरनेस कैंपिंग्स रिगार्डिंग द डिजीज़ प्रिवेंशन, पेशेंट राइट्स के बारे में लोगों को अवेयर करेगा, हेल्थ केयर की क्या प्रिविलेजेस होते हैं, क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में बताएगा। किस तरह से करेगा, लेकिन ये सारे काम मीडिया के ज़रिए, सेमिनार्स के ज़रिए, पब्लिकेशंस के ज़रिए, ठीक है ना। अब तो इतना मीडिया का दौर है तो इनके लिए ये करना मज़ीद जो है वो लाजमी भी है और आसान भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ये गाइडलाइंस को इशू करेगा और प्रोसीडिंग्स प्लस फंडिंग करेगा हेल्थ सेमिनार की, वर्कशॉप्स की और कॉन्फ्रेंसेस की। मतलब किस तरह से जो है वो बताएगा कि किस तरह से गाइडलाइंस इशू करेगा कि किस तरह से सेमिनार होना चाहिए, कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए हेल्थ के रिलेटेड, और उनकी फंडिंग भी करेगा। और फेडरल गवर्नमेंट को भी बताएगा कि क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। बेसिकली जो ये एक तरह से रिमाइंडर होता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट ने जो है वो कोई प्रोमिस की हैं, कोई कमिटमेंट्स की हैं थेराप्यूटिक गुड से रिलेटेड, तो उनको जो है वो फॉर एन एग्जाम्पल अगर उनके जहन में नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट के नहीं रहा, तो उनको याद दहानी करवा देना, ठीक है ना, कि उनके क्या क्या जो है वो चीज़ें उन पर लागू होती हैं और क्या क्या उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं, ठीक है। तो ये भी ड्रैप का काम होगा। उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयज़ वो रखेगा
कंसल्टेंट्स रखेगा, एक्सपर्ट रखेगा सिर्फ मेरिट और प्रोडक्टिविटी की बेस पे। लेकिन इन सब का जो आप कहते सकते हैं टर्म क्या होगा, कितने देर ये काम करेंगे, कितनी सैलरीज होगी, रिन्यूमरेशन क्या होगी इनकी, वो सारी पॉलिसी बोर्ड के जो है वो अप्रूवल और उनकी कंसल्टेशन से होगी। फिर इसके अलावा क्या रूल्स होंगे प्रमोशन के, सीनियोरिटी के क्या रूल्स होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट किस तरह से सारा काम किया जाएगा, वो सारा कुछ जो है ये प्रिस्क्राइब करेगा। अगर ये चाहे मतलब अगर कोई फीस होगी किसी काम के लिए तो वो ये डिसाइड करेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग मतलब पॉलिसी बोर्ड के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है, ठीक है ना। इम्पोज करेगा सच चार्जेस एंड फीस फॉर अपनी सर्विसेज जो इसने जो है रेंडर करनी है या फैसिलिटीज जो इसने प्रोवाइड करनी है अथॉरिटी ने, उसके लिए ये फीस और चार्जेस रख सकता है, ये इसके पास है, ठीक है। इसकी तरह मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल हो सकता है फॉर द सप्लाई ऑफ मटीरियल या एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क के लिए। अगर इसको किसी कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना पड़ता है तो ये वो भी दाखिल हो सकता है, ठीक है ना, फॉर द डिस्चार्ज ऑफ इट्स ड्यूटीज एंड फंक्शन। यानी अपना इस एक्ट का पर्पस अचीव करने के लिए, अपनी अथॉरिटी का पर्पस अचीव करने के लिए किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर दाखिल होना चाहता है तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि ये एनुअल बजट प्रिपेयर करेगा, अप्रूवल कहाँ से लेगा, बोर्ड से। मॉनिटर करेगा और रेगुलेट करेगा मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के। मार्केटिंग प्रैक्टिसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ड्रग को एक होता है ना एडवर्टाइजमेंट, वो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे आ जाती है, ठीक है ना, बहुत ब्रॉड लेवल पे आ जाती है। एक है मार्केटिंग जो डॉक्टर्स को की जाती है, जो हेल्थ केयर वर्कर्स को की जाती है, ठीक है ना, कि आप ये चीज़ लें, फार्मासिस्ट को की जाती है कि तो उसके लिए क्या जो है वो रेगुलेट करेगा, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगे, उनको वो देखेगा ताकि इंश्योर कर सके रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग। क्योंकि मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में यह है कि आप किसी को क्या जो है वो इलीगल भी मतलब होता है, माल प्रैक्टिस भी होती है कि किसी जो है डॉक्टर को किसी तरह की ब्राइब के जो जरिए वो आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करो और वो बिला ज़रूरत जो है वो दवाई लिख दे, तो ये माल प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को जो है ये ख़ास तौर पे देखते हैं। फिर ये जो है वो एथिकल क्राइटेरिया बताएगा कि क्या है थेराप्यूटिक गुड्स, क्योंकि थेराप्यूटिक गुड में होम्योपैथिक भी आ जाती हैं दवाइयाँ जिनका नुकसान ज़रा कम होता है, ठीक है। तो उनकी प्रमोशन के लिए किस तरह से बात करेगा। मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, उनकी प्रमोशन के लिए लोग आते हैं, ठीक है। तो वो उन सबको किस तरह से जो है वो डील करना है इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के साथ, ठीक है, कि बाहर वाली जो प्रैक्टिसेस हैं बाहर वाले कैसे काम करें उसके हिसाब से। फिर इसके अलावा अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के लिए किस तरह से जो है वो काम होगा, किस तरह से SOPs होंगे, उन सबको देखेगा। वर्किंग मैनुअल बाकायदा जो है डेवलप करेगा। फिर इसके अलावा जो भी मैटर्स होंगे अथॉरिटी से रिलेटेड उनको भी जो है वो प्रिस्क्राइब भी करेगा, उनको रेगुलेट करेगा, उनको इम्प्लीमेंट करवाएगा अथॉरिटी के अपने मामलात, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है डेवलप, इशू, अडॉप्ट एंड इन्फोर्स करेगा स्टैंडर्ड गाइडलाइंस, ठीक है। मतलब उसके बाद आ जाता है डेवलप करेगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और मैनुअल्स वगैरह, ठीक है। और कंडक्ट भी करवाएगा, ऑडिट्स भी अपने जो है अथॉरिटी में कंडक्ट करवाएगा। क्या मकसद है उसके पीछे कि ट्रांसपेरेंट वर्किंग हो उसके जो अथॉरिटी के ट्रांसपेरेंट वर्किंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो कॉस्ट रिकवरी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना ताकि इंश्योर कर सके फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और एफिशिएंट फंक्शनिंग, ठीक है। कॉस्ट रिकवरी क्या होता है कि जैसे अपने एक्सपेंसेस को वापस लेना, कैसे अभी अपने एक्सपेंसेस को वापस लेगा। जैसे अगर ये कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, अपने एक्सपर्ट भेज रहा है किसी इदारे की जो है वो इंस्पेक्शन के लिए, किसी इदारे ने खुद बुलाया है ड्रैप के लोगों को कि आए हमारे इदारे की जो है वो इंस्पेक्शन करें, तो वो क्योंकि जाना आना टाइम वगैरह सारा उसको किस तरह से वो रिकवर करेगा, क्योंकि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो उसकी फीस लेगा। इसी तरह लाइसेंसिंग की फीस लेगा, ठीक है ना, जो लाइसेंस इशू करेगा, जो रजिस्ट्रेशन है उसकी फीस लेगा। तो इस तरह से जो है ये अपने कॉस्ट को रिकवर करवाएगा ताकि अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता रहे और पैसे भी इसके पास आते हैं, ठीक है ना, ताकि ये एक तरह से इंश्योर कर सके कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो ये अथॉरिटी, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्म करेगा कोई भी दूसरा फंक्शन जो पॉलिसी बोर्ड या फेडरल गवर्नमेंट कहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट के जो अथॉरिटी है इसके क्या क्या काम होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है, तकरीबन 25 जो है इससे काम थे और आगे सब सेक्शंस वो सब क्लॉजेस भी थे। उसके बाद आ जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर। अगर अथॉरिटी चाहे लेकिन बोर्ड के अप्रूवल से राइटिंग में, बाकायदा राइटिंग में अकॉर्डिंग टू द लॉस, तो वो अपनी कोई भी पावर या फंक्शन जो है वो अपने किसी भी ऑफिसर को दे सकती है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था CEO के बारे में, CEO जिस तरह के उसके पास वो था राइट के वो ट्रांसफर कर सकता है, अपनी पावर डेलीगेट कर सकता है। इसी तरह अथॉरिटी भी कर सकते हैं लेकिन अपने किसी ऑफिसर को, ठीक है, और किसी जो है ना वो बंदे को नहीं कर सकती, किसी और बंदे को नहीं कर सकती जैसे जो अथॉरिटी से बाहर हुई हो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है पॉलिसी बोर्ड।
पॉलिसी बोर्ड का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका काम क्या है। जो भी जनरल डायरेक्शन होगी, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगी और जितनी भी मॉनिटरिंग होगी अथॉरिटी की, वो सारी जो है उसका लीगल इख्तियार किसके पास है, पॉलिसी बोर्ड का। ठीक है, पॉलिसी बोर्ड के पास इन सब चीज़ों का, यानी कि डायरेक्शन अथॉरिटी किस तरह काम करेगी, कैसे उसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलेगी और उसके कामों को, उसके जो प्लान्स हैं, उनके जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको मॉनिटर करने का काम पॉलिसी बोर्ड का है, जिसके 15 मेंबर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेंबर कौन होगा, जो सेक्रेटरी होगा कंसर्न डिवीजन। कंसर्न डिवीजन का मतलब ये है कि जैसे कि किसी भी टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम कहीं कंसर्न डिवीजन से जो है ये बंदा आपने लेना है, अपॉइंट करना है, तो कंसर्न डिवीजन होगा जिस टॉपिक के बारे में बात करें। जैसे हम लोग हेल्थ सेक्टर के बारे में बात करें तो जो सेक्रेटरी होगा हेल्थ सेक्टर का, तो वो जो है वो इसका जो है वो चेयरमैन बनेगा। ठीक है ना, सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न डिवीजन का मतलब है हेल्थ सेक्टर का। फिर जो फेडरल सेक्रेटरी होगा बेसिकली, और इसका स्केल होगा 22। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन इसका चेयरमैन होगा या चेयरमैन का स्केल क्या होगा। ठीक है, या फिर जो चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, वो फेडरल से होगा या प्रोविंशियल होगा। ठीक है ना, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी बोर्ड भी और अथॉरिटी के मेंबर्स भी सारे आपने अच्छे से यहाँ याद करने हैं। जो सीईओ अथॉरिटी का होगा वो इस बोर्ड का सेक्रेटरी होगा। ठीक है, ये बेसिकली सबसेक्शन 2 में बताया गया, लेकिन मैंने इसको यहीं लिख दिया है सबसेक्शन 1 में, सबसेक्शन 1 में जो है मैंने लिख दिया है, ताकि आप लोग को जो है वो कोऑर्डिनेट करने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से भी। ठीक है ना, एक वो उस मिनिस्ट्री से भी आएगा लॉ एंड जस्टिस की, जिसका स्केल नॉट लेस देन, NLT का मतलब है नॉट लेस देन, NMT का मतलब है नॉट मोर देन। ठीक है, यहाँ पर नॉट लेस देन 20 स्केल से जो है वो उसका कम नहीं होना चाहिए, वो भी इसका मेंबर होगा। ठीक है, ये सेक्रेटरी इसका चेयरपर्सन होगा। सीईओ जो अथॉरिटी की हमने बात की है वो इसका सेक्रेटरी होगा बोर्ड का। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव जो होगा लॉ एंड जस्टिस का, वो इसका मेंबर होगा। फिर सेक्रेटरी ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट, इसी तरह सारे प्रोविंसेस से आएगा, वो सारे इसके जो है ना सेक्रेटरीज, जो प्रोविंशियल जो सेक्रेटरी होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के या कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी, वो इसके सारे मेंबर्स होंगे। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान और फाटा भी आया है। अब फाटा जो है वो KPK में जो है मिल गया, लेकिन अभी उन्होंने अमेंडमेंट नहीं की, यहाँ से फाटा को हटाया नहीं है। ठीक है, लेकिन जो है फाटा से भी रिप्रेजेंटेटिव लिया जाएगा, वो भी इसका मेंबर होगा। बेसिकली अगर हम लोग प्रोविंसेस की बात करें, पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं, तो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 1973 पाकिस्तान के सिर्फ 4 प्रोविंसेस हैं, और ये जो 2 हैं वो आप समझें कि ये स्पेसिफिकली जो है ना एडमिनिस्ट्रेड एरियाज़ हैं, जो पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा हैं। ठीक है, इनको हम निकाल भी नहीं सकते और ये प्रोविंसेस की इनको हैसियत नहीं दी गई है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान, अब फाटा तो मैंने आपको बताया ना KPK में मर्ज हो गया इसमें। अच्छा, अब इन प्रोविंसेस के तो इनके होंगे ना सेक्रेटरी, इन प्रोविंसेस से हमने सेक्रेटरी लेना है और इन 2 एरियाज से, लेकिन हम लोगों ने 6 एक्सपर्ट लेने हैं फ्रॉम द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर विद द इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच प्रोविंस। हर प्रोविंस से शैल बी फ्रॉम द डिफरेंट स्पेशलिटी, हर बंदा जो है वो डिफरेंट स्पेशलिटी से जो है वो होना चाहिए, सच एज, अब सबसेक्शन 3 शुरू होने लगा है। जैसे हम कहते हैं स्पेशलिटीज़ कौन सी होंगी और इन लोगों को अपॉइंट कौन करेगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने बता दिया ये 9 मेंबर ये हो गए और 6 जो है एक्सपर्ट ले, तो टोटल कितने हो गए, 15 मेंबर हो गए। ठीक है, अब हम लोगों ने बताने लगे हैं कि इन एक्सपर्ट को जो है वो अपॉइंट किस तरह से किया जाएगा और ये स्पेशलिटीज़ कौन कौन सी। स्पेशलिटीज़ को पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वहीं पर पहले बात कर लेते हैं। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की किसी की होनी चाहिए, ठीक है ना, ड्रग रेगुलेशन की, पब्लिक हेल्थ की होनी चाहिए, फार्मेसी सर्विसेज, क्वालिटी कंट्रोल, हेल्थ फाइनेंस, हेल्थ इकोनॉमिक्स, हेल्थ मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये बात आ जाती है कि इनको अपॉइंट कौन करेगा। ठीक है, इनको अपॉइंट जो है वो कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, कैसे, पहले नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गेजेट में, जो इनका एक पब्लिक जो है वो इनका जो लीगल न्यूज़पेपर होता है उसको कहते हैं ऑफिशियल गेजेट। ठीक है, अपॉइंट करेगी 6 एक्सपर्ट हर प्रोविंस से। अब बाज़-औक़ात कह सकते हैं कि ये प्रोविंसेस के ज़ुमरे में तो नहीं आते, तो इनका क्यों जो है वो हर प्रोविंस से जो है वो 6 एक्सपर्ट किस तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो बेसिकली समटाइम्स क्या होता है कि जो मेन हमें ये तो पता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 4 प्रोविंसेस हैं, लेकिन बाज़-औक़ात सब लॉज जो होते हैं हमारे पास, ये जो एक्ट्स होते हैं, उनको इंपॉर्टेंट एरियाज को भी जो है वो समटाइम्स जो है वो एज अ प्रोविंस जो है वो कह सकते हैं। तो अभी उन्होंने अमेंडमेंट नहीं की हुई है। ठीक है, तो उसमें इस वजह से जो है वो हर प्रोविंस से, यानी ये जो मेंशन किए गए हैं, इनसे 6 एक्सपर्ट लिया जाएगा और प्रेफरेबली 1 फ्रॉम ईच प्रोविंस हैविंग स्पेशलिटी इन द फील्ड ऑफ, ये मैंने फील्ड्स आपको बता दी। अब इन एक्सपर्ट, यानी ये जो 6 एक्सपर्ट है इनकी बात हो रही है, इन एक्सपर्ट्स का जो है वो टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा, 2 साल होगा और एक और टर्म, सिमिलर टर्म, यानी मजीद 2 साल के लिए ये लोग इलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 2 सालों का होगा, अनलेस कि ये फेडरल गवर्नमेंट इनको रिमूव कर दे। यानी कि ऐसा नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट भी इनको रिमूव नहीं कर सकती। फेडरल गवर्नमेंट चाहे कोई भी वजह पे, करप्शन की बेस पे या किसी भी बेस पे वो चाहे तो वो रिमूव कर सकती है इनको। ठीक है, एक्सपर्ट अगर रिजाइन करना चाहे तो फेडरल गवर्नमेंट का करेगा बाय हैंड।
एक्सपर्ट जो है, जो भी मीटिंग होगी, मीटिंग अरेंज होगी, तो एक्सपर्ट खुद जो है वो मीटिंग अटेंड करेंगे, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो नहीं भेज सकते, उनको खुद में अटेंड करनी है। ठीक है। इसके बाद आ जाती है कोई ऐसा का जो लॉ है या कोई एक्टिविटी जो है वो कोई एक्ट वो इनवैलिडेट नहीं होगा सिर्फ इस बुनियाद पे कि वैकेंसी है, यानी कि कोई जगह खाली है, 6 में से 5 एक्सपर्ट हैं, इस बुनियाद पे ऐसा नहीं होगा कि कोई वर्किंग रुकेगी। ठीक है। उसके बाद आ जाती है फेडरल गवर्नमेंट इनकी तादाद बढ़ा भी सकती है, इनकी तादाद कम भी कर सकती है, और ये किस तरह से इनकी आएंगे, क्या इनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होगा, क्या इनकी क्वालिफिकेशन होगी, ये सारा कुछ फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है। यानी कि पॉलिसी बोर्ड को कौन रख रहा है, बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट रख रही है। वो जो अथॉरिटी है उसको भी फेडरल गवर्नमेंट ही रखती है, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे, मतलब जो बेसिकली उनको अपॉइंट करती है, लेकिन रिकमेंडेशन किसकी होती है, करती है अपॉइंट मेरिट के बेस पे, लेकिन रिकमेंडेशन कौन कर रहा होता है कि आप अपॉइंटमेंट स्टार्ट करें, पॉलिसी बोर्ड अथॉरिटी के लिए मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद आ जाता है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड। इस बोर्ड की जो है वो कितनी बार जो है वो मीटिंग हुआ करेंगी और कौन इस मीटिंग को जो है वो बुलाया करेगा। तो बोर्ड की मीटिंग जो है वो कन्वीन्ड होगी, यानी कि कौन बुलाएगा, सेक्रेटरी। पहले हमने पढ़ लिया था कि ये जो सीईओ होगा अथॉरिटी का, वो मीटिंग्स बुलवाएगा, बेशक वो अपीलेट बोर्ड की हो या फिर पॉलिसी बोर्ड की मीटिंग जो है वो सीईओ बुलवाएगा। अब यहाँ पर तो सेक्रेटरी लिखा है, तो आप लोग को मैंने अभी बताया कि ये जो सेक्रेटरी है इस बोर्ड का वो कौन है, सीईओ ही है अथॉरिटी का। ठीक है। विद द अप्रूवल ऑफ जो चेयरपर्सन के अप्रूवल से जो है वो मीटिंग रखवाएगा, कौन, सेक्रेटरी। अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है तो कोई भी मेंबर जो है, बल्कि सारे मेंबर जो है वो डिसाइड करेंगे, और एक फॉर द टाइम बिंग उस मीटिंग के लिए उस किसी एक बंदे को जो है वो चेयरपर्सन के तौर पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। अगर चेयरपर्सन एब्सेंट है, ये मीटिंग जो है वो 2 साल में जो है वो 2 दफ़ा हुआ करेगी, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। और इसमें जो है रेगुलेशन बनाएंगे, इसका काम क्या होगा, इस मीटिंग में क्या क्या हुआ करेगा, शैल मेक रेगुलेशन फॉर द कंडक्ट, कि किस तरह से बिजनेस अपना करना, यानी अपने इदारे को किस तरह से चलाना है। क्वारम होता है कि एक फैसला हुआ मीटिंग में, अब जो है वो तजाद है फैसलों में। ठीक है। तो अब मानना कि किस बुनियाद पे जाएगा कोई एक फैसला। ठीक है। क्वारम ऑफ द मीटिंग मेजोरिटी, यानी कि मेजोरिटी जिस फैसले के हक में जो है वो गवाही देंगे या हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है, वो जो है वो माना जाएगा। और अगर इक्वलिटी ऑफ द वोट्स आ जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ और 5 लोग कहते हैं हाँ और 5 ही लोग कहते हैं ना, तो उस टाइम जो कास्टिंग वोट होता है, जो यानी कि फैसला कुन जो वोट होगा वो चेयरपर्सन का होगा। जितने भी फैसले होंगे वो सारे रिटर्न में लिखे जाएंगे। ठीक है। और मीटिंग जो है वो एडवांस नोटिस से बुलाई जाएगी, क्योंकि इस मीटिंग में जो है हमने बताया एक्सपर्ट आएंगे डिफरेंट प्रोविंसेस से। ठीक है। तो उनको एडवांस नोटिस देना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे के आप जो है वो नोटिस पे आप मीटिंग अरेंज करवा लें। ठीक है। क्योंकि डिफरेंट प्रोविंसेस से आना है सबने, तो यहाँ पर 7 दिन के जो है नोटिस से जो है वो मीटिंग होगी। उसके बाद इसका फंक्शन जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये क्या करेगी, पॉलिसी को फ्रेम करेगी, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है अथॉरिटी को, जो किन बेसिस पे गाइडलाइंस होती हैं, ग्लोबल और रीजनल ट्रेंड्स की बेसिस पे। फिर इसी तरह जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करती है, परफॉर्मेंस की इम्प्लीमेंटेशन करती है, और परफॉर्मेंस को जो है इंश्योर करती है, गुड गवर्नेंस को देखती है। ठीक है ना, किसकी, अथॉरिटी की, इन सब मामलात को देखती है। फिर हर फंक्शन अथॉरिटी का देखेगी, अथॉरिटी का बजट अप्रूव करेगी, अथॉरिटी कितनी फीसिस लेगा किस किस काम के लिए, ये सारा कुछ जो है वो पॉलिसी बोर्ड करेगा। ठीक है। उसके बाद आ जाती है एपिलेट बोर्ड एंड कमेटीज ऑफ द पॉलिसी बोर्ड। पॉलिसी बोर्ड को जितना ज़रूरी लगेगा वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है एपिलेट बोर्ड। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि एपिलेट बोर्ड कौन बनाता है, पॉलिसी बोर्ड बनाएगा इस ड्रैफ्ट की। ठीक है ना, ड्रैफ्ट की बात हो रही है। इसके अलावा कमेटीज ऑफ एक्सपर्ट भी बनाना चाहे तो बना सकती है पॉलिसी बोर्ड, और वो दोनों ही बोर्ड जो है ना, एक एपिलेट बोर्ड हो या कमेटी ऑफ एक्सपर्ट हो, वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो पॉलिसी बोर्ड बताएगा उसके हिसाब से काम करेगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन्विटेशन बाय बोर्ड। अगर बोर्ड किसी को इन्वाइट करता है, किसी पर्सन को, कि वो अटेंड करे मीटिंग को, ठीक है, या डेलीब्रेशन होता है जस्ट डिस्कशन, और वो प्रॉपर एक बाकायदा मीटिंग नहीं है लेकिन वो डेलीब्रेशन है। ठीक है ना, ये थॉट्स है, डिस्कशन है, ये डिबेट है। ठीक है। या फिर मीटिंग ऑफ एपिलेट बोर्ड, उसमें किसी भी पर्सन को बुलाता है। ठीक है ना, पॉलिसी बोर्ड किसी को पर्सन को इनवाइट करता है कि हमें एडवाइस करे, को जो मामला जो है वो जेर बहस है उसमें हमें आपकी एक्सपर्टीज़ या आपकी एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है, तो आप आएँ। ठीक है। तो उस पर्सन को जो है बुलाने की इजाज़त है पॉलिसी बोर्ड के पास। ठीक है। किस सिलसिले में, मीटिंग्स में और मीटिंग्स ऑफ एपिलेट बोर्ड। लेकिन उस पर्सन के पास वोट करने का इख्तियारात नहीं है। जैसे हमने बताया ना कि ये जो यहाँ पर वोटिंग होगी, क्वारम जो है वो मेजोरिटी होगा, तो ये नहीं होगा कि भाई पॉलिसी बोर्ड ने किसी पर्सन को बाहर से बुलाया है और उसके पास जो है वो वोट देने का इख्तियार है, ऐसा नहीं होगा। उस पर्सन के पास सिर्फ एडवाइस देने का इख्तियार है, उसके पास वोट देने का इख्तियार नहीं है।
उसके बाद आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी के ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में हम डिटेल से अब देखने जा रहे हैं। पॉलिसी बोर्ड जो है वो अप्रूव करेगी, तो अथॉरिटी क्रिएट करेगी पोस्ट किस किस की, ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज़ की, कंसल्टेंट्स की, ठीक है। और इन सब का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड कौन करेगा, पॉलिसी बोर्ड डिसाइड करेगा रूल्स के मुताबिक। जो एज ऑफ सुपर एनुएशन है, यानी कि रिटायरमेंट की एज, वो 60 साल होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। सीईओ और डायरेक्टर का पाकिस्तान का सिटीजन होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है, मैंने जैसे आपको सेक्शन 3 में जो है वो बताया था, यहाँ पर भी है कि सेक्शन 3 में कि जितनी भी पहले से एग्जिस्टिंग जो फेडरल ड्रग लैब कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके जो सब ऑफिस है, सब लैब्स हैं, ठीक है ना, वो सारी की सारी जैसे ही ड्रैब की अथॉरिटी वजूद में आएगी वो उसका हिस्सा बन जाएंगी। तो अब हम इसको डिटेल से देखने जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ क्या बना, उनको क्या ऑप्शन दिया गया, ठीक है, वो मैंने आपको बात की थी। तो अब हम यहाँ पर वो डिटेल में देखने जा रहे हैं चीज़ें, ठीक हो गया। तो अब जैसे ही ये एक्ट कमेंसमेंट में जो आएगा, जैसे ही एक्ट जो है वो शुरू होगा, तो ये जो फेडरल ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन FDCA और इसके सब ऑफिसेज और जितनी भी लैब्स हैं, इनको जो है वो इन्होंने क्या कहा गया है, सेड ऑफिसेज कह दिया, यानी इन तीनों को जो है मिला के इन्होंने कह दिया सेड ऑफिसेज। वो सारे ही जो है वो अथॉरिटी का हिस्सा बन जाएंगे, किसके मुताबिक, सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ दिस सेट, जो कि है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, जो हम पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है। वो सारी इसका हिस्सा बन जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जितने भी एसेट थे इस अथॉरिटी के, अब एसेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में लिखे हुए हैं बुक में, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देती हूँ। ये देखें, जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी राइट्स, पावर, अथॉरिटीज़, प्रिविलेजेस एंड ऑल द प्रॉपर्टीज़, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कैश, बैंक बैलेंस, रिजर्व्स, फंड, इन्वेस्टमेंट, और जितना भी इंटरेस्ट है, राइट्स इन और अराइजिंग आउट ऑफ सच प्रॉपर्टीज़, ऑन ऑल द डेट्स, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशन और वट एवर काइंड ऑफ द सेट ऑफिसेज, जो कुछ भी होगा इन सेट ऑफिसेज का, जितना भी एसेट होगा, जिस भी फॉर्म में जो मैंने बताया आपको, बैलेंस होगा, रिजर्व फंड होगा, वो सारा का सारा जो है वो अब ट्रांसफर हो जाएगा और और वेस्ट होगा, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा और लीगल इख्तियार होगा अथॉरिटी के पास। इस तरह जितने भी डेथ्स होंगे, ठीक है ना, जो एन ऑब्लिगेशन इनकर्ड, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड, राइट्स जो है वो हासिल किए, जो भी मैटर्स थे, ठीक है ना, जिसमें वो इंगेज थे, जो पहले इन लैब्स ने करने थे या इन सब ऑफिस ने करने थे, वो अब कौन करेगा, वो सारा अब अथॉरिटी करेगा, ठीक है। इसी तरह जितने भी केसेस थे, ठीक है ना, जो कि पहले इन सब ऑफिस में से किसी के ऊपर था या किसी लैब के ऊपर था, या इन लोगों ने जो है वो किसी पे किए हुए थे, ठीक है ना, किसी ऑफिस के किसी इदारे ने जो है, या किसी लैब ने, या किसी के ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी पे जो है वो केस किया गया था, ठीक है। तो अब वो सारा का केस, सारे के सारे केस, सारे लीगल प्रोसीडिंग जो कुछ भी था ना, वो सारा का सारा अब वो ड्रैप के नाम पे होगा, ड्रैप उसको डील करेगा, ड्रैप ही के पास जो है वो आएगा, ड्रैप ही के नाम पे होगा, ठीक है ना। वो सारा कुछ जो है वो, मतलब जो भी पैसा लेने वाला हो या पैसा देने वाला हो, कोई केस किया हुआ हो या कोई केस जो है वो हुआ हुआ हो, वो सारा कुछ अब क्या है, वो ड्रैप के हवाले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेनिंग इन, किसी भी जब आप एम्प्लॉय की हायरिंग होती है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। अब बाज़ औक़ात लोग उसका जो है वो हवाला दे सकते हैं कि हमारी तो टर्म एंड कंडीशन ये थी कि हम लोग इतने देर तक रहेंगे इसी इदारे में, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, इंस्पायर्ड ऑफ के कुछ भी मौजूद था किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे ना, जो सेड ऑफिस के हैं, यानी कि इन तीनों के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारों को जो है एक डिसीजन लेने का जो है वो कहा जाएगा कि 30 दिन के अंदर एक फ़ैसला कर लें, या तो अपनी जो प्रेजेंट सर्विस है उसी में जो है वो आप काम करते रहें, ठीक है, आइदर टू कंटिन्यू इन प्रेजेंट पे एंड सर्विस सच एज एज अ सिविल सर्वेंट के तौर पे आप काम करते रहें, या फिर अथॉरिटी का हिस्सा बन जाए, और ये 30 दिन के अंदर उन्होंने फैसला करना है। ओके तो अगर वो अथॉरिटी को सिलेक्ट करते हैं कि हमने अथॉरिटी का हिस्सा लेना बनना है, तो वो जो भी टर्म एंड कंडीशन जो अथॉरिटी की होंगी, जो भी कानून अथॉरिटी के होंगे, वो सब उन पर लागू होंगे और वो उसी तरह काम करेंगे। लेकिन किसी भी पर्सन को इस ट्रांसफ़र की वजह से कि पहले वो जो है वो सेट ऑफिस में से किसी ऑफिस में काम करता था और अब वो ड्रैप में जो है वो शामिल हो गया है, उसकी बुनियाद पर उसको कंपनसेशन दी जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, उसको किसी भी किस्म की कंपनसेशन नहीं दी जाएगी, नो कंपनसेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जितने भी टर्म एंड कंडीशन ऑफ ऑल द ऑफिस एक्सेट्रा एम्प्लॉयड इन ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, जो जितने भी टर्म एंड कंडीशन थे सब ऑफिस के जो भी एम्प्लॉयड थे ड्रग एजेंसी, और मैंने आपको बताया ना पहले ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी थी पाकिस्तान की अंडर ऑर्डिनेंस 1 और 2012, उसके जितने भी होंगे ना एम्प्लॉयज़ की, और उनकी जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट,
ठीक है ना, जो यहाँ पर ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी थी वो शैल नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज अंडर द अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि उनको पहले जो था ज़्यादा सैलरी मिलती थी तो अब अथॉरिटी में आने के बाद उनको कम सैलरी मिलेगी, या पहले जो थे उनको हेल्थ बेनिफिट्स थे, उनको कोई ट्रांसपोर्टेशन के जो है वो मिल जाते थे, चार्जेस मिल जाते थे, तो अब वो उनको नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होगा, उनको डिसएडवांटेज जो है वो किसी सूरत में नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि पहले जो मैंने आपको बताया इसके बारे में कि ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी थी, तो पहले जो था ना ये ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी इसको हैंडल करता था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैंडल करता था। ठीक है, लेकिन जब ड्रैप बनी ना तो फिर ये जो सारी पावर्स जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आ गए पाकिस्तान के। ठीक है, तो यानी कि जो इदारे का जो जितने भी काम थे ना वो पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखता था, अब जो है ये ड्रैप का इदारा देखता है। ठीक है ना, अब ये ड्रैप का इदारा देख रहा है, पहले मिनिस्ट्री देखती थी। बेसिकली क्या कि एक काम है सारे, ठीक है ना, ये जो सारी लेबोरेटरीज, सेड ऑफिसेज, ठीक है ना, ड्रग टेस्टिंग लैब हो गई, मैन्युफैक्चरिंग पे जो है जितने भी पावर्स एंड आपको फंक्शन बताए, जितने भी पावर्स एंड फंक्शन थे पहले वो मोस्टली जो थे, अब कुछ उन्होंने हो सकता है एडिशन की हो, ड्रग रेगुलेटरी एजेंसी से हट के कुछ एडिशन हुई होगी लाजमी तौर पे, तो वो सारे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ देखती थी और अब ड्रैप देखता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक्सपर्ट, कंसल्टेंट एंड एडवाइजर। वो सारे जो है वो सिविल सर्वेंट नहीं होंगे, जो भी एक्सपर्ट आप अपॉइंट करेंगे, जो कंसल्टेंट आप अपॉइंट करेंगे या फिर एडवाइजर आप किसी को बुलाते हैं, वो सिविल सर्वेंट के मीनिंग में नहीं आते, विद इन द मीनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट एक्ट 71 ऑफ 1973। ठीक है, लेकिन जो सीईओ और ऑफिसर्स हैं वो पब्लिक सर्वेंट होंगे। ठीक है ना, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860, एक्ट 45 ऑफ 1860। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है कि पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो कौन से साल में जो है वो हुआ था, स्टार्ट किया गया था, इंप्लीमेंट हुआ, सिविल सर्वेंट एक्ट का कौन सा ईयर था, ये सारे आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारे इस चैप्टर का, चैप्टर 2 क्योंकि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ड्रैप का, ये लास्ट सेक्शन है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि किसी भी पर्सन को अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ना ही सीईओ के तौर पे, ना ही डायरेक्टर के तौर पे, ना ही कंसल्टेंट, ना ही एडवाइजर, अगर उसका कोई भी फाइनेंशियल या प्रोफेशनल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्या होता क्या है? फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि एक पर्सन के अपने शेयर्स हैं ऐसी कंपनी में जो डील कर रही है अथॉरिटी के साथ, यानी उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसके अपने शेयर्स हैं। तो अगर जो ड्रैप जो है वो किसी इंडस्ट्री को जो है वो कोई भी बेनिफिट देती है, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो उस पर्सन का फ़ायदा होगा। तो ऐसा पर्सन को जिसके शेयर्स हों इसी कंपनी के साथ जो कि डील कर रही है अथॉरिटी के साथ, उसको जो है वो हायर नहीं किया जाएगा किसी भी फॉर्म में। और प्रोफेशनल क्या है कि ऐसा पर्सन जो है वो काम कर रहा खुद, यानी एक्सपर्ट को आपने बुलाया या किसी एडवाइज़र को बुलाया, तो उसका तो प्रोफेशनल वो तो वहीं पर काम कर रहा है, तो वो अपनी इंडस्ट्री का जो है वो देगा कि आप ये इस इंडस्ट्री को जो है वो थोड़ा सा आप रिलैक्सेशन दे दें, इस पर आप जो है ना थोड़ा हल्का हाथ रखें, ये हमारी इंडस्ट्री है। इस तरह के पर्सन को ना तो एडवाइज़र लिया जाएगा, ना ही एम्प्लॉय, ना ही कंसल्टेंट। ठीक है, और ना ही ऐसे पर्सन को जो है वो बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा या ना ही डायरेक्टर बनाया जाएगा अगर उसका कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर जो है वो थेरेप्यूटिक गुड से किसी भी तरह से जो है वो डील कर रहा है, किसी भी तरह से जो है ना उसका ताल्लुक है थेरेप्यूटिक गुड से, बेशक उसका स्टोर है, मैन्युफैक्चरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी तरह की। और अब इमीडिएट फैमिली वाला जो है ना क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरह से रखना है कि इमीडिएट फैमिली मेंबर में कौन कौन आता है। आपके पेरेंट्स आते हैं, आपका चाइल्ड आ जाता है, सिबलिंग आ जाती है, स्पाउस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था चैप्टर 2। ठीक है, अब हम लोग जो है क्योंकि ये चैप्टर वाइज जो है वो चलेगा हमारा सारा जो है वीडियो लेक्चर्स, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मैंने अब आपको कंप्लीट करवा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये नोट्स का जैसे मैंने आपको बताया ये सारे आपको prescriptioncracker.com में आपको मिल जाएंगे, आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को ज़रूर यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं फार्माको स्टडी को, और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, थ्रेड्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।